सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें मैं बात करूंगा केरल पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम। देखेंगे केरल पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम आखिर क्या है, इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है। वहीं जो दूसरी खबर है, इसमें मैं बात करूंगा गैर व्यक्तिगत डेटा अर्थात नॉन पर्सनल डेटा के संदर्भ में। देखेंगे नॉन पर्सनल डेटा क्या है और इस समय क्यों चर्चा में बने हुए हैं। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। उससे पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जब आपको लगे स्पीड ज़्यादा है तो आप YouTube से अपनी सेटिंग में जाकर थोड़ा सा आप वहाँ पे स्पीड को कम कर लीजिए, ज़्यादा कर लीजिए। ठीक यही चीज़ आप वॉल्यूम पर भी लागू कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। इस इतना करने के बावजूद यदि आपको दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि मेरा प्रयास यही है कि मैं एक स्टैंडर्ड स्पीड को फॉलो करूं, लेकिन फिर भी सुधार की हमेशा गुंजाइश है, जैसा आपका आदेश होगा। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अपने पहले टॉपिक पर। भारत दुनिया की सर्वाधिक विविधता धारण करने वाला देश है, और ये विविधता किस रूप में दिखाई देती है? ये भौगोलिक रूप में दिखाई देती है, सामाजिक रूप में दिखाई देती है, धार्मिक रूप में दिखाई देती है, राजनीतिक क्षेत्र में दिखाई देती है। अर्थात ये जो विविधता है हर रूप में आपको पूरी फैली हुई विस्तृत दिखाई देगी। लेकिन इसके केंद्र में है एक मिली जुली संस्कृति, और वही मिली जुली संस्कृति भारतीय संस्कृति की क्या है, पहचान है। खैर, भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की है, लेकिन इस हिंदू धर्म की जो उपासना पद्धति है अर्थात जो पूजा पाठ की पद्धति है, इसमें अगर आप अंतर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेकर असम या अरुणाचल प्रदेश तक अगर आप देखें तो आपको हर जगह जो हिंदू धर्म के जो पूजा पद्धति है उसमें परिवर्तन दिखाई देगा। यह परिवर्तन दरअसल इस वजह से हो पाया है क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, और वहाँ की उपलब्ध चीज़ों के अनुसार, वहाँ के समाज के अनुसार लोगों ने अपनी पूजा पद्धति को क्या किया है, थोड़ा सा परिवर्तित किया है। और इसी के वजह से उपासना पद्धति में क्या होता है, हमें अंतर दिखाई देता है। अब जब उपासना पद्धति में अंतर दिखाई देता है तो इसी के केंद्र में है एक चीज, और वह है उपासना पद्धति के दौरान बलि देने की प्रथा। आपको पता है कि भारत में बहुत से क्षेत्रों में आज भी क्या किया जाता है कि जो हमारी उपासना पद्धति है उसमें बलि देने का कल्चर है, और हम यह ऐसा क्यों करते हैं, जिससे हमारे देवी जो देवता हैं वह प्रसन्न हो सके। क्योंकि एक समूह की मान्यता है कि अगर हम बलि नहीं देते हैं तो जो हमारे देवी देवता हैं वो प्रसन्न नहीं होंगे। अब इसके वजह से एक अंतर्विरोध उभर कर आता है। अंतर्विरोध यह आता है कि हिंदू धर्म में ही एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो किसी भी प्रकार की हिंसा को सही नहीं ठहराता। उनका मानना है कि चूंकि धर्म जो है वह हमारे अंदर की चीज है, हमें अगर भगवान से आत्मसात करना है तो हमें आंतरिक चीजों से भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वहीं जो दूसरा वर्ग है वह यह कहता है कि चूंकि हमारे देवी देवता जो हैं उनको बलि समय समय पर चाहिए होती है, इसलिए बकरा हो, मुर्गा हो, भैंसा हो, जो भी वहां पर उपलब्ध जानवर हो और जिनका देवताओं के अनुसार उनके हिसाब से वह देवता जिस चीज की बलि की डिमांड करते हैं वो हमें देना चाहिए। यदि हम नहीं देते हैं तो वह क्या होते हैं, हम श्राप के भागी बनते हैं। बहुत सा बड़ा वर्ग यह मानता है। हुआ क्या है, एक घटनाक्रम देखिए, एक क्या घटनाक्रम दो है, एक अभी का है, एक थोड़ा पिछले साल का है। पिछले साल सितंबर 2019 में
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य के सभी मंदिरों में पशुओं और पक्षियों पर बलि की जो बलि होती थी मंदिर के अंदर, उसको रोक दिया था। अर्थात सितंबर 2019 में वहाँ के त्रिपुरा के हाई कोर्ट में यह मामला आया। मामला यह आया कि वहाँ कहा गया कि कुछ यहाँ पर मंदिर हैं और दो मंदिरों का जिक्र किया गया, देवी त्रिपुरेश्वरी मंदिर और दूसरा चतुर्दास मंदिर, और कहा गया इन दोनों मंदिरों में बड़ी मात्रा में पशु और पक्षियों की बलि दी जाती है, और कहा गया कि किसी भी हिंदू धर्म के अनुसार, उसकी मान्यता के अनुसार बलि देना धर्म का मूल भाग नहीं है, इसलिए बलि पर रोक लगाया जाए। अब वहाँ का जो हाईकोर्ट था उसने इस मामले में सुनवाई की। सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ये कह रहा है किसी मंदिर के प्रांगण में बलि देने की इजाजत नहीं होगी। प्रश्न आएगा कि आखिर ऐसा उन्होंने कैसे कहा? तो अदालत का मानना था कि मंदिर में किसी भी जानवर का बलिदान करना या उनका बलि चढ़ाना किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अर्थात अनिवार्य हिस्से का मतलब उस हिस्से से होता है, यदि आप उसको हटा देंगे तो आपको लगेगा वह धर्म ही खत्म हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूँ कि हम ये मानते हैं जो सिख धर्म समुदाय के लोग हैं, यदि वह कृपाण धारण करना चाहते हैं और धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह अपनी धर्म की मूल भावना को जो है कि नहीं चला पा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कृपाण धारण करना उनके धर्म का अभिन्न अंग बताया गया है। अर्थात अगर सिख समुदाय के लोग कृपाण लेकर कहीं पब्लिक प्लेस में जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, क्योंकि वो उनके धर्म का मूल भाग है। ठीक इसी तरह से जो वो पगड़ी रखते हैं, तो आपने देखा होगा जो लोग पगड़ी बांधते हैं वो हेलमेट नहीं लगा सकते, तो इसके पीछे क्या है, उनके जो केस होते हैं बड़े होते हैं। तो सिख धर्म की मान्यता में ये भी है कि जो सिख हैं अगर वह केस बड़े रखते हैं तो ठीक बात है। तो इसी तरह से आपने देखा होगा कि उनको बड़े केस रखने की भी आज़ादी है, इसको हटाया नहीं गया। इसलिए नहीं हटाया गया कि अगर कृपाण और केस को हटा दिया जाता है तो इससे क्या होगा, सिख धर्म की जो मूल पहचान थी वही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक यही बात हिंदू धर्म के संदर्भ में कोर्ट ने कहा कि हमारे पास कोई ऐसे एविडेंस नहीं है जिसके आधार पर हम ये कहें कि यदि हम बलि नहीं देते हैं तो हिंदू धर्म क्या हो गया, बिल्कुल बदल गया, ये हिंदू धर्म नहीं रहा। और इसी आधार पर क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम बलि प्रथा का जो मंदिरों में बलि होती है जानवरों की, उस पर रोक लगाते हैं। और एक चीज और जोड़ा उन्होंने कि जानवरों के साथ होने वाले व्यवहार के भी प्रतिकूल है। अब देखिए बात यहीं तक रही होती तो कोई बात नहीं, पिछले साल ये बात खत्म हो गई। हुआ क्या है, ऐसा ही मामला एक अब सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने केरल पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम 1968, ध्यान दीजिएगा, केरल पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम 1968 की संवैधानिकता को चुनौती दी है। अर्थात यह जो अधिनियम है आज का नहीं है, पुराना है। इसका नाम क्या है, केरल पशु पक्षी बलि निषेध अधिनियम। इसमें यह होता है कि यह जो अधिनियम है वो कहता है कि केरल राज्य के अंतर्गत जितने मंदिर आते हैं तो आप उस मंदिर के देवी या देवता को प्रसन्न करने के लिए आप मंदिर परिसर में जानवरों की बलि नहीं दे सकते। तो जो याचिकाकर्ता हैं वो 16 जून 2020 को, कुछ दिन पहले अर्थात, वो इसको यह जो अधिनियम है इसको चुनौती देने के लिए केरल उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ के सामने उपस्थित हुए। और खंडपीठ से उन्होंने कहा कि चूंकि यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम यह कहता है कि मंदिर में मैं बलि नहीं चढ़ा सकता, यह गलत है, क्योंकि मुझे अपने जो धार्मिक पद्धति है उसमें बलि चढ़ाना अनिवार्य है। मैं एक शक्ति का उपासक हूँ, अर्थात शक्ति का मतलब जो आपने देखा होगा जो काली माँ होती हैं, काली माता के होते हैं, जो दुर्गा जी को मानते हैं, तो बहुत से लोग उसमें से बलि देते हैं। सभी लोग नहीं देते, बहुत से लोग देते हैं। तो उसके आधार पर उन्होंने कहा चूंकि मैं शक्ति का उपासक हूँ इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, बलि देना चाहिए। अब यहाँ पर केरल हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है उसने कहा कि नहीं, हम आपकी बात से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे हम यह मान लें कि हिंदू धर्म में यदि बलि को हम अनिवार्य नहीं करते हैं तो हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा या वो बिल्कुल विच्छिन्न हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम धर्म के मामले में एक पैरामीटर अपनाते हैं, वह पैरामीटर यह है कि यदि कोई चीज किसी धर्म के बेसिक स्ट्रक्चर को ही नुकसान पहुंचाती हो, वो चाहे नियम हो, कोई अधिनियम हो, तो ही हम क्या करेंगे, उसको खारिज करेंगे।
अब बात इन्होंने कह दिया तो अब उसके बाद क्या हुआ, जो याचिकाकर्ता हैं वह जो है कि सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाकर उन्होंने कहा वही बात कि मैं जो है कि पशु बलि देना चाहता हूं, मैं शक्ति का उपासक हूं और इसलिए मुझे यह अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यदि मुझे यह अधिकार नहीं मिलता है तो संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत जो मुझे मौलिक अधिकार मिला हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता का, उसका भी उल्लंघन होता है। और उन्होंने इसके साथ एक चीज और जोड़ा, वह जोड़ा अनुच्छेद 14 का, और उन्होंने कहा विधि की समझ समता का भी उल्लंघन होता है। कुछ टाइपिंग एरर है लेकिन आप इनको अब बिल्कुल ध्यान मत दिया करिए, पीडीएफ आपको सही करके मिलता है। अब देखिए अनुच्छेद 25 कहता क्या है। अनुच्छेद 25 यह कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अब इन शब्दों को थोड़ा सा हम व्याख्यायित करेंगे तब हम जो याचिका करता हैं उनकी बात को समझ पाएंगे। इसमें एक शब्द है अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जो है वो अपने भगवान को किसी भी रूप में मान सकता है और आंतरिक रूप में उनकी कोई छवि बना सकता है। अर्थात हिंदू धर्म में यदि कोई इष्ट देवता हैं तो वो कह सकते हैं कि मेरे जो इष्ट देवता हैं वह हथियारों वाले हैं, वह जो है कि शक्ति के उपासक हैं, उनको बलि चाहिए। तो यह क्या उनकी स्वतंत्रता का भाग है कि वह अपने भगवान को किस रूप में देखते हैं और किस रूप में मानते हैं। तो ये तो हो गई अंतःकरण की बात। दूसरा शब्द है मानने का अधिकार। अपने धार्मिक विश्वास और आस्था का भय मुक्त होकर सार्वजनिक तौर पर घोषणा करने का अधिकार इसमें शामिल होता है। अर्थात अगर मैं कहता हूं कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मेरा धार्मिक विश्वास है वह जो भी है मैं आस्था के साथ और पूरी दुनिया में भय मुक्त होकर यह कह सकता हूं कि मैं इस धर्म को मानता हूं और इसमें मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए। तो दो चीजें हो चुकी। पहले तो मैंने अपने भगवान का कौन सा रूप होगा यह मैंने डिसाइड किया। दूसरा, मैं उस धर्म को और उस भगवान के रूप को जिस रूप में मैं मानता हूं उसको समाज के सामने प्रस्तुत कर सकता हूं, क्योंकि यह मेरे मानने का अधिकार है, बताने का अधिकार है। तीसरा है आचरण का अधिकार। आचरण का अधिकार ही क्या है, मेन है। इसमें कहा जाता है कि जो मैं धर्म मानता हूं उसकी कुछ पूजा की पद्धति है, कुछ परंपरा है, उसके लिए कुछ हमें आयोजन करने होते हैं, समारोह करने होते हैं, तो हम उसके अनुसार अपने आप को अपने धर्म का जो है कि पूजा पद्धति अपना सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। तो यहीं पर उन्होंने कहा कि आखिर देखिए मैं अपने इष्ट को शक्ति का उपासक मान रहा हूं, अर्थात मेरे जो देवता हैं मैं मान के चल रहा हूं कि वो क्या करते हैं, वो शक्ति के उपासक है। इसके लिए मुझे क्या करने का अधिकार है, आचरण का अधिकार है। आचरण के अधिकार में यह ऑलरेडी है कि मैं क्या कर सकता हूं, अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकता हूं और उसी आचरण में मुझे यह लगता है कि बलि देने का अधिकार मेरा अधिकार है। फिर उसमें लास्ट में आता है प्रसार करने का। तो इसी के लिए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो धर्म का अधिकार है इसमें बलि देने का अधिकार ऑलरेडी सम्मिलित है, तो इसको मैं जो है कि अधिकार को प्राप्त करूं। अब देखिए क्या हुआ कि जो अधिकार है ये पहले क्लियर कर दूं, यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को हम क्या हुआ है, ये मिला हुआ है। अब इन सभी चीज़ों के साथ जो है कि क्या हो, वह पहुंचे कोर्ट। कोर्ट ने एक चीज़ कहा उनसे कि देखिए जो ये अधिकार है ये सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकताओं, स्वास्थ्य और मूल अधिकार से संबंधित अन्य जो नियम है उनके अनुकूल है। अर्थात ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल स्वच्छंद है। इसको आसान शब्दों में मैं समझाता हूँ। इसका मतलब यह है कि यदि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरा कोई धर्म है, उस धर्म में एक आचरण पद्धति है, उसको प्रस्तुत करने का एक तरीका, लेकिन उससे समाज में जो है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में दिक्कत होती है, समाज का कोई वर्ग उससे डरता है, ऐसी कोई चीजें आती हैं तो क्या होता है, उस पर सरकार रोक लगा सकती है। यह फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या है, निर्बंधन है। अर्थात आपको यह पता है कि जो फंडामेंटल राइट है उसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कुछ भी अब करने की स्वतंत्रता आपको मिल गई। तो अब देखिए इसी के तहत क्या हुए, याचिका करता गए और उसी में ये बात आई कि आखिर क्यों नहीं हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। अब याचिकाकर्ता ने कहा कि पहले अनुच्छेद 25 के तहत हमें अधिकार यह मिलना चाहिए और इसके तहत हमको जब मिलेगा तो जो हमें विधि की समझ समता का अधिकार है वो भी हमारा पूरा होगा। उन्होंने कहा कि मैं जहां भी याचिका लगा रहा हूं मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और इस वजह से नहीं सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। तो यह क्या है कि मेरे साथ उस याचिकाकर्ता कहना मेरे हिसाब से यह सही नहीं है। कुल मिलाकर उन्होंने अपने सभी क्या रखे, तर्क रखे और तर्क रखे तो उन्होंने कहा कि जो ये केरल का अधिनियम है यह अधिनियम जो है कि ठीक नहीं है।
अब देखिए, उनका एक तर्क और था कि ये जो कानून है केवल किसी देवता के लिए जानवरों को मारने पर रोक लगाता है, लेकिन मंदिर परिसर में व्यक्तिगत उपभोग के लिए जानवरों को मारने पर प्रतिबंध नहीं लगाता। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपसे क्या, कोर्ट्स के सामने वो कह रहे हैं कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मुझे बलि देने का अधिकार है, तो आप मुझे मना कर रहे हैं। लेकिन यही अधिनियम क्या कहता है कि यदि किसी जानवर को, हम मंदिर में रहने वाले लोग हैं, अगर वह हम मार के खाना चाहते हैं तो हम खा सकते हैं, लेकिन हम बलि नहीं चढ़ा सकते। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इन्होंने ये बात को भी उठाया। ये भी कहा कि केरल का जो ये कानून है ये केंद्र सरकार के पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों के भी खिलाफ है, क्योंकि केंद्र सरकार का कानून किसी भी पशु के वध को अपराध नहीं मानता है, जबकि यह जो राज्य का कानून है ये पशु वध को अपराध मानता है। अब उसके बाद जो है कि आपको एक चीज जानकर पता ही होगा कि जो पशुओं के वध के संदर्भ में, अर्थात उनको मारने के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसा विवाद होता है तो समानतः केंद्र सरकार के जो है कि अधिनियम की बात होती है, और उसको अगर राज्य सरकार का कोई ऐसा विधेयक है, कोई अधिनियम है, तो उसको अनुमति देने से पहले उस पर राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। तो खैर ये अलग चीज है। अब देखिए, पूरा जो मामला क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ये सभी तर्क वितर्क जो मैंने आपको बताए ये सुप्रीम कोर्ट के सामने हो रहे हैं। तो इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश शरद बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने केरल के पशु संरक्षण कानून में विरोधाभास को रेखांकित किया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि भोजन के लिए जानवरों को मारने की अनुमति है, लेकिन उपासना और बलि के लिए अनुमति नहीं है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, ये हमको बताया जाए। और इसी के लिए केंद्र सरकार, केरल सरकार और पशु कल्याण बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। अब नोटिस में यह पूछा जाएगा कि आखिर ये जो प्रावधान है वह किन नियमों और शर्तों के अधीन है। अब हुआ क्या है कि भारत के कई क्षेत्रों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो बलि प्रथा है वो आज भी क्या है, कई जगह मानी जाती है। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट पे पूरे देश की नजरें हैं। है क्या, माँ काली का हो, भैरव जी का हो, कई लोग जो शक्ति के उपासक हैं वह बलि को क्या करते हैं, अनिवार्य मानते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या बलि प्रथा हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा है, ऐसा हिस्सा है जिसको अगर आप हटा देंगे तो वह हिंदू धर्म का जो स्वरूप है वह अलग हो जाएगा। तो इसको देखिए, अगर हम वेदों के आधार पर कहें तो वेदों के नाम पर किसी भी प्रकार की बलि प्रथा की इजाजत नहीं है, अर्थात वेदों को ही सिर्फ आप आधार बनाएं तो बलि प्रथा को कई ऐसे वहां पर आपको श्लोक मिल जाएंगे, ऋचाएं मिल जाएंगी, जिनके आधार पर आप कह सकते हैं कि जो है कि वहां पर जो बलि प्रथा है वह गलत है। एक पुस्तक है और उसके अनुसार वेदों में ऐसे सैकड़ों मंत्र और ऋचाएं हैं जिनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि हिंदू धर्म में बलि प्रथा का निषेध। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर जो वेदों के अलावा पे तो हिंदू धर्म के कई धर्म ग्रंथ हैं और उसकी कई व्याख्याएं हैं, तो सुप्रीम कोर्ट किसको मानेगा? क्योंकि केरल हाई कोर्ट और त्रिपुरा वाले केस में हमने देखा कि 2 अलग अलग चीजें सामने आ चुकी। तो अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आएगा तो उसके आधार पर हमें पता चल पाएगा कि आखिर हिंदू धर्म की किस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। अगर आप ये मान के चलिए, जहां तक कि मेरा मानना है कि यहाँ जो बलि की जो प्रथा वाली ये जो चीजें हैं, चूंकि धर्म से जुड़ी हुई ऐसी चीजें हैं जिनसे काफी सेंटिमेंट्स लोगों का जुड़ा होता है, तो इसके लिए काफी थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है ये केस और जजमेंट आने में समय लग सकता है। लेकिन जो भी आएगा मैं आपको अपडेट कराऊंगा। तो कुल मिलाकर आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर बलि प्रथा की बात क्या थी। एक चुनौती जो सबसे बड़ी है वह यह है कि बहुत से लोग ऐसे भी तो हैं जो नास्तिक समुदाय के हैं, और नास्तिक समुदाय के जो लोग हैं और जो हिंदू धर्म में ही वह लोग हैं जो किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को इनके भी जो भावनाओं का क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। इसलिए जब भी ऐसे केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने तो थोड़ा सा चुनौतियां बढ़ जाती हैं। अब हम बात करेंगे नॉन पर्सनल डेटा के संदर्भ में। देखते हैं आखिर नॉन पर्सनल डेटा क्या होते हैं। आज के तकनीकी युग में व्यक्ति का जुड़ाव है तकनीकी से इतना बढ़ गया है कि व्यक्ति का जो जीवन है वह तकनीकी पर पूरा निर्भर हो गया। इस तकनीकों
को खरीदते समय, इसका प्रयोग करते समय हम बहुत सी जानकारी शेयर करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं मोबाइल का लेता हूँ। मोबाइल को आप खरीदिए, जैसे ही आप खरीदेंगे तो आप उसमें सिम डालते हैं, आप उसमें जो है कि लॉगिन करते हैं, तो आपने कुछ सब चीज़ें डालें। साथ ही साथ आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो कई बार आपको अपना आईडी प्रूफ देना होता है, नाम पता सब कुछ लिखाना होता है, कई जगह आपको अपना फोटो भी देना होता है। तो ये सभी चीज़ें जो आप खरीद रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ आप अपना डेटा दे रहे हैं। अब इन डेटा को ही क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के समय में सोचिए, अभी कुछ समय पहले आपने देखा था, केस आया था जिसमें फेसबुक पर यह आरोप लगा था कि वो हमारे डेटा को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और हमारी चॉइस क्या है, हम किस चीज़ को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, वो सभी चीज़ों को नोट करते हैं। तो इसी तरह से अगर सोचिए आपके विषय में कोई व्यक्ति सभी चीज़ें जानता हो तो आपके विषय में कोई भी वह निर्णय लेना उसके लिए कितना आसान हो जाए। इसलिए चाहे राजनीतिक दल हो, कोई कंपनी हो, सबको डेटा की ज़रूरत होती है। खैर, अब आइए मैं आपको थोड़ा सा डेटा का जो है कि परिभाषा बताता हूँ। सामान्य बोलचाल में अगर हम डेटा शब्द का प्रयोग करें तो जैसे मैसेज होते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट होता है, हम कोई ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो हमारी सर्च हिस्ट्री है, कोई हमारा चित्र है, कोई हमारा दस्तावेज है, कोई सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है, कोई ऑडियो वीडियो क्लिप है, ये सभी चीज़ें तो क्या है, हमारे लिए डेटा है। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी के रूप में, तकनीकी रूप में इसको परिभाषित करें तो डेटा ऐसी जानकारियों का समूह है जिसे कंप्यूटर आसानी से पढ़ सके। पढ़ने का मतलब है जिसको आसानी से क्या कर सके, डिकोड कर सके। अब हम सोशल साइट्स पर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारी क्या आइडियोलॉजी है, क्या नहीं है, इन सभी चीज़ों की जो जानकारी है हम दिन रात क्या कर रहे हैं, अपने मोबाइल से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं। आप देखते हैं कोई ऐप हो, कुछ भी हो, तुरंत आपसे क्या कहता है, अलाउ कहता है कि आप अलाउ करिए, परमिशन दीजिए। आप भी कुछ जो है कि लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं, बहुत सी चीज़ें आप ऐसा करते हैं। अब हो क्या गया है कि जो ये डेटा है, इन पर बहुत लंबे समय से कंपनियों की, राजनीतिक दल हैं, संगठन हैं, इनकी जो है कि नज़र बनी हुई है। नवंबर 2019 में सरकार ने उद्योग जगत के विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों, अकादमिक जगत के विशेषज्ञों को मिलाकर इन्फोसिस के जो सह संस्थापक हैं क्रिस गोपाल कृष्णन की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार की गई। अब देखिए, अब ये जो कमेटी तैयार की गई, इसका उद्देश्य था भारत में उत्पन्न होने वाले डेटा के संग्रहण से संबंधित कानूनी खाका तैयार करना। अर्थात कि जो हमारे यहाँ डेटा है, जो उसका संग्रहण होता है, आखिर उसको कैसे किया जाए, उसका उपयोग कैसे किया जाए या नहीं किया जाए, इन सभी चीज़ों के लिए कमेटी बैठाई गई। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वह इन्फोसिस के सह संस्थापक क्रिस गोपाल कृष्णन जी थे। अब हुआ क्या है कि इस समिति ने जो है कि हाल ही में सुझाव दिया है कि देश की विभिन्न घरेलू कंपनियों और संस्थाओं को भारत में उत्पन्न होने वाले गैर व्यक्तिगत डेटा अर्थात नॉन पर्सनल डेटा के दोहन की अनुमति दी जानी चाहिए। अब देखिए, कुछ शब्द हैं यहाँ पर, समझिए थोड़ा सा कि उन्होंने क्या कहा है कि घरेलू कंपनियों और संस्थाओं को पहले बात तो क्या करना चाहिए, डेटा के दोहन की अनुमति मिलनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि भारत में उत्पन्न होने वाले, अर्थात जो डेटा भारत में स्टोर हो रहा है, भारत में बन रहा है। ऐसा नहीं कहेंगे कि जो अमेरिका में रह रहा एनआरआई है उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही। भारत में उत्पन्न होने वाले गैर व्यक्तिगत डेटा अर्थात नॉन पर्सनल डेटा के दोहन अर्थात उपयोग की अनुमति दी गई। प्रश्न आएगा कि आखिर यह नॉन पर्सनल डेटा क्या है, वो भी मैं बताऊंगा। आगे जो समिति ने जो ये अपनी मसौदा रिपोर्ट पेश की है, इसमें कहा गया है कि इसके लिए जरूरी होगा कि हम एक प्राधिकरण की स्थापना करें। यह प्राधिकरण बताएगा कि डेटा को कैसे स्टोर करना है, कैसे प्रयोग करना है, कौन से डेटा का प्रयोग किया जा सकता है, कौन सा नहीं किया जा सकता, अर्थात सभी चीज़ों की जिम्मेदारी क्या होगी, इस पर होगी। अब इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया है, लोगों से सुझाव मांगे गए। अब आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, समिति ने क्या कहा है कि गैर व्यक्तिगत डेटा के दोहन की अनुमति दी जानी चाहिए, अर्थात व्यक्तिगत डेटा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रश्न आएगा गैर व्यक्तिगत डेटा क्या है, तो गैर व्यक्तिगत डेटा से तात्पर्य डेटा के उस समूह से है जिससे ऐसी जानकारियां जिसमें शामिल ना हो जिससे व्यक्ति की पहचान हो सके। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो वह डेटा जिससे किसी व्यक्ति की पहचान संभव ना हो वो नॉन पर्सनल है। प्रश्न आएगा कैसे, जैसे हम कहें किसी व्यक्ति का लिंग, अगर हमें पता चले कोई व्यक्ति है, उसका नाम हमें नहीं पता, उसका पता नहीं पता, उसका कोई कांटेक्ट नहीं पता, वहां पे लिखा हो एक्स और एक्स की एज है 22-23 जो कुछ भी, उसकी आयु कितनी है,
उसका रंग कैसा है, वो पसंद नापसंद क्या करता है। लेकिन जब तक हमें पता नहीं है व्यक्ति कौन सा है, तब हमें कुछ भी उसके विषय में नहीं जान सकते। जैसे अगर हम कहें मेरा नाम, मेरा पता, मेरा फोटो, ये सब चीज़ क्या है, मेरी पर्सनल है। लेकिन जो पर्सनल ऐसी चीज़ें जिनको हटा देने से पर्सनल डेटा नॉन पर्स जो है कि पर्सनल हो जाता है। जैसे मैं कहूँ, मैं एक कंपनी के पास गया, कंपनी ने मुझसे कहा कि आप अपने विषय में बताइए। मैंने अपना नाम बताया, पिताजी का नाम बताया, सभी चीज़ें बता दी जो वो मुझे पूछी जानी चाहिए। अब उसमें से क्या है, कुछ चीज़ों को हटा दें। वो मेरा क्या कर लें, एज रिकॉर्ड कर लें। मेरा नाम ना रिकॉर्ड करें, नाम की जगह एक्स लिख दें, वो मेरा एज रिकॉर्ड कर लें। हो सकता है मेरा कलर भी रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि मेरा जो कलर है समान भारतीयों के कलर जैसा है। तो अब देखिए, ये मेरा पर्सनल डेटा नहीं हुआ, क्योंकि इन दो चीज़ों के आधार पर वह मुझ तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो यही है नॉन पर्सनल डेटा। तो अब होता क्या है कि अगर हम नॉन पर्सनल डेटा का प्रयोग करते हैं तो इससे किसी व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती और इससे उसको कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए कहा गया है कि जो डेटा के प्रयोग की अनुमति होगी वह नॉन पर्सनल होगी। पर्सनल कैसे, अगर मान लीजिए कि कंपनी है, मान लीजिए हम फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, कहीं पे भी हैं, अगर हमने वहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन डाल के उन सभी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है तो वो तो मेरी हर एक्टिविटी पे नज़र रख रहा है, तो हर चीज़ जान सकते हैं। इसलिए इन सभी डेटा को नहीं यूज किया जाए, बल्कि उस डेटा के प्रयोग की अनुमति दी जाए जिससे किसी व्यक्ति की पहचान ना हो पाए। अब देखिए, इस समिति ने गैर व्यक्तिगत डेटा को भी 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौन सा पहला है सार्वजनिक गैर व्यक्तिगत डेटा, इंग्लिश में पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो सरकार और उसकी एजेंसियां डेटा एकत्र करती हैं, जैसे जनगणना के द्वारा या सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित कार्यों के, जैसे मनरेगा से लेकर बहुत सी चीज़ें जो चलती हैं, तो इनमें क्या होता है, लोगों का डेटा लिया जाता है। तो प्रश्न आएगा, आप कैसे ये गैर व्यक्तिगत हो गया। गैर व्यक्तिगत का मतलब है, देखिए डेटा तो सरकार के पास है, लेकिन उसमें से उस पहचान को निकाल दिया जाए जो हमारा पर्सनल है, बाकी डेटा का वो क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो ये होगा सार्वजनिक गैर व्यक्तिगत। अब इन सभी चीजों का देखिए, सार्वजनिक गैर व्यक्तिगत डेटा कौन सा यूज किया जाएगा, ये डिसाइड कौन करेगा, जो प्राधिकरण बनाने की बात की गई है। दूसरा है सामुदायिक गैर व्यक्तिगत डेटा। इसके अंतर्गत ऐसे डेटा को रखा जाएगा जैसे एक गांव के रहने वाले लोग, किसी क्षेत्र के लोग, किसी फैक्ट्री के लोग जो एक साथ काम कर सकते हैं। तो देखिए, सामुदायिक गैर व्यक्तिगत डेटा तो है ही ये कंपनी के पास, लेकिन इसमें से सिर्फ उस डेटा के प्रयोग की अनुमति होगी जिससे किसी व्यक्ति की पहचान नहीं होती। तीसरा, निजी गैर व्यक्तिगत डेटा, जैसे हम आप कहीं अलग गए, इंडिविजुअल गए, कहीं हमने स्टे किया, कुछ भी किया, वहां पे जो डेटा मिल गया। तो इन सभी डेटा में से जो भी ये डेटा जितने भी हैं वो क्या है, गैर पर्सनल डेटा। इनमें से क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा और उसका प्रयोग करने की बात की जा रही है। ये प्रयोग सरकार भी कर सकती है, उसकी संस्थाएं भी कर सकती हैं और कंपनियां भी कर सकती हैं। अब देखिए, भारत में गैर व्यक्तिगत डेटा जो है कि भारत के संदर्भ में दरअसल इसके उपयोग की लंबे समय से मांग की जा रही थी। कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो गैर व्यक्तिगत डेटा है लोगों को अगर मिल जाए तो कंपनियों के लिए अपने प्रोडक्ट को बेचना, उन तक पहुँचना, उनको सुविधाएं प्राप्त करना जो है कि आसान हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि विश्व के कई भागों में जो है कि गैर व्यक्तिगत डेटा का प्रयोग हो भी रहा है और उसका विरोध भी हो रहा है। कई जगहों पर कहा जाता है कि हमारे किसी भी डेटा का प्रयोग आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमसे आपने अनुमति ना लिया हो, चाहे वो व्यक्तिगत डेटा हो या फिर गैर व्यक्तिगत डेटा हो। लेकिन भारत में लंबे समय से क्या हो रहा था, मांग चल रही थी। पिछले साल अगर मई में देखें तो यूरोपीय संघ ने गैर व्यक्तिगत डेटा के साझाकरण पर यह कहा था कि सदस्य देश एक दूसरे का सहयोग करें। अर्थात कहीं ना कहीं इनका मानना था कि गैर व्यक्तिगत डेटा को हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यूरोपीय संघ है इसने बहुत स्पष्ट परिभाषा नहीं दिया है कि क्या परिभाषा हो, कैसे उसको रेगुलेट किया जाए, इन्होंने नहीं बताया। लेकिन उसी आपके पश्चिमी देशों में आप कई जगहों पर आप देखेंगे कि वहाँ पर डेटा को लेकर, उसकी यूज को लेकर काफ़ी कड़े कानून हैं और कोई भी कंपनी उसको यूज नहीं कर सकती। अब भारत जैसे देश में जहाँ पर डाटा की जो सिक्योरिटी है उसकी सिक्योरिटी को लेकर या फिर उसकी अवेयरनेस को लेकर जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को शिक्षित नहीं किया गया है, जहाँ पर बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसके हाथ में अभी मोबाइल फ़ोन तो आया है, लेकिन उस मोबाइल फ़ोन में क्या चीज़ें कैसे यूज करनी है, कहाँ पर क्या नहीं करना है, कैसे उसको सर्कुलेट करना है, ये नहीं पता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि अभी बड़ा हो रहा है, जिसकी एज काफ़ी कम है, जिनकी
इनकी अपनी कुछ गलतियां होती हैं, नादानियां होती हैं। अगर इनका डेटा कहीं से भी किसी तरह से अगर मिसयूज होता है तो इसके लिए भी जिम्मेदारी किसकी होगी? और अगर भारत में डेटा प्रयोग की अनुमति मिलती है और जो हम प्राधिकरण का निर्माण कर रहे हैं, यदि यह प्राधिकरण भारत के सभी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में असफल होता है या उनके अधिकारों की रक्षा करने में असफल होता है तो किसकी चुनौतियां होंगी? ये सभी चीज़ें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो ये रिपोर्ट आई है इसके संदर्भ में आपको बताना है। तो आप भी क्या कर सकते हैं? आपको लगता है कि अगर नॉन पर्सनल डेटा यूज हो सकता है, नहीं हो सकता, तो आप भारत सरकार की वेबसाइट पर जाकर आप उसको देखिए, आप अपने विचार वहां पर रख सकते हैं। तर्कों के आधार पर रखिएगा तो वहां से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये था आज का पूरा टॉपिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।